उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव अब होने वाला है और इसमें अभी तक आपको बता दें जो चौथा चरण है इसमें लखनऊ समेत 9 जिले की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसमें कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं जो वाकई में जिनको कहा जाता है कि वो चर्चित है, उन सीटों पर सबकी नजर है। जिसमें आपको बता दूं सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट की, जहां से बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को उतारा है और इस सीट को लेकर काफी लोगों की उम्मीद थी किसको उतारने के लिए प्रत्याशी मिलेगा। यहां से कई दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है तो सभी उतरना चाहते थे, लेकिन राजेश्वर सिंह को उतारा गया तो सबकी नजर है। इसके अलावा आपको बता दूं लखनऊ पूर्व से समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं अनुराग भदौरिया, उनकी सीट पर भी नजर है क्योंकि सबका ये मानना है कि ये सीट उनको बचाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि लखनऊ शहर की जो बात करें, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार ने काम किया है उसके तहत अब पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी या योगी बने हैं और इसलिए इनको लगता है कि यहाँ अब हमेशा ये सोचते रहे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। वहीं आपको बताएं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट और नजर अगर है तो वो रायबरेली की सीट पर है, जो कि सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और वहां से आदित्य सिंह को बीजेपी ने उतारा है। आदित्य सिंह अब से पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की ही विधायक थी और उनके पिता 3 बार, मतलब उनके आदित्य सिंह के पिता 1993 से लेकर 2017 तक वो लगातार आप समझिए कांग्रेस के ही विधायक रहे। यानी कांग्रेस की सीट 1993 से चलती आ रही है और गांधी खानदान के काफी निकट माने जाते थे उनके पिता और आदित्य सिंह, लेकिन अब उनको लगता है कि कांग्रेस का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नीतियों को छोड़कर देश विरोधी बातें ज्यादा करने लगे हैं, देश हित की बातें कम हो गई है, परिवारवाद हावी हो गया है, पार्टी डूबती जा रही है और इसलिए आदित्य सिंह ने जो निर्णय लिया वो ऐसे समय में लिया जब अब कांग्रेस डूब रही है और भारतीय जनता पार्टी एक उभरता हुआ सितारा बनकर इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में उभरी है। तो आदित्य सिंह यहां से खड़ी हैं। देखना यह है कि जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही 93 से अब तक उसका कब्जा रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सीट से उतरी प्रत्याशी आदित्य सिंह लोग उनको उनके काम को चुनते हैं कि नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के कारण जो पार्टी बदली है कहीं कांग्रेस जो मतदाता रहे हैं पहले से वो इधर आते हैं कि नहीं। लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना यह है कि हमारा जुड़ाव इस परिवार से है और आदित्य सिंह और उनके पिता ने जो काम किए हैं, जो जनता से लगाव है सीधे सीधे, वो हम पार्टी अभी तक हम देखते नहीं थे, हम तो व्यक्ति को देखकर वोट कर रहे थे। और आदित्य सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है तो एक तो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड और इस सीट को लेकर के जो काम किए उन्होंने वो, प्लस अब योगी जी की लोकप्रियता, योगी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कल्याणकारी किए गए काम, जिसमें कि मकान, शौचालय, उज्ज्वला योजना और सम्मान निधि, ये ऐसे मुद्दे हैं और महीने का 2 बार राशन। तो निश्चित रूप से आपको बता दूं सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में भी अब बदलाव होगा, यानी वहां भी योगी जी का परचम लहरा रहा है, जनता उन्हीं को पसंद कर रही है। तो सारी मीडिया की नजर वहां है कि यहां क्या होने वाला है। तो एक तरह से ये कांग्रेस के लिए भी मैसेज होगा, यहां का जनता का जो निर्णय होगा। इसी तरह आपको बता दें ये जो है पूरा जो 59 सीटों का निचोड़ है, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से इसमें कांग्रेस और समाजवादी ये माने जाते थे अभी तक। हालांकि आपको बताएं 2017 में ये जो है इस सीटों में 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें 59 सीटों में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 1 बीजेपी के गठबंधन ने जीती थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में कुल 2 सीटें थी और 2 बीएसपी के खाते में थी। यानी एक तरह से मैं कहूं कि 59 सीटों में 50 सीटें तो भाजपा पे 2017 में आई थी। तो अब की बार क्या बदलाव होने वाला है? क्या इसमें
बढ़ोतरी होगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में या कुछ घटोतरी होगी। तो जो अगर राजनीतिक विश्लेषक और जमीनी स्तर पे जो रिपोर्टर काम कर रहे हैं उनकी अगर बात माने तो ये जो कांग्रेस की 2 सीटें थी, ये कांग्रेस की 2 सीटें शून्य में बदलने वाली है। इसमें एक ये रायबरेली की सीट भी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस कांग्रेस का कभी गढ़ कहा जाने वाला ये जो क्षेत्र है, तो इसलिए और बसपा की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं जो समाजवादी की सीटों से आएगा, यानी समाजवादी को इस क्षेत्र में कोई बढ़त नहीं मिलने जा रही। बढ़ेगी तो बसपा की सीटें कुछ बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो इस क्षेत्र में भी रहा है और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। तो इस क्षेत्र को कांग्रेस की जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के सांसद यहां से रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब रहे, इसके बावजूद इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब सरकार आई 2014 में, स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा गया, तब से लेकर के स्मृति ईरानी ने इस क्षेत्र में भी लगातार लोगों से संपर्क रखा है, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो रायबरेली हो, यहां से व्यक्तिगत जुड़ाव रखा है और जिसके कारण से यहां विकास भी किया है। जो परियोजनाएं इस क्षेत्र में पिछले 20-30 साल से पेंडिंग पड़ी थी उनको पूरा किया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे जो ये एक ऐसा चुनाव होगा 59 सीटों का, जो ये चौथे चरण का चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं समाजवादियों के लिए भी जो बढ़त होनी थी वो तीसरे चुनाव में होनी थी। उनकी अचीवमेंट पहला चरण और तीसरा चरण 2 चरणों में था। पहले चरण में समाजवादी पार्टी आरएलडी के भरोसे थी कि आरएलडी क्या परफॉर्मेंस करेगी, उनकी सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आरएलडी भी कोई खास नहीं कर पाई जैसा वो सोच रहे थे। उनको लग रहा था किसानों के मुद्दे पर आरएलडी से लोग जुड़ेंगे, किसानों के नाम पर भड़का ले जाएंगे, जाट बेल्ट में जातिगत काम करेगा और इसलिए जाति के आधार पर आरएलडी की तरफ चला जाएगा। ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। और इसी तरह अब आप देखिए तीसरा फेज जो यादव का गढ़ कहा जाता था, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इस पूरी बेल्ट में भी समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी कि हमारी जो ये सीटें हैं 59, इसमें से हम कुछ ना कुछ ले आएंगे, वो भी कमाल नहीं हो पा रहा है। यहां भी तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी कि हम 50 से ऊपर सीट ले आएंगे, वो उनका सपना ही रह जाने वाला है। यानी ये कहा जा सकता है अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है कि पूरे चुनाव होते होते समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा भी पार ना कर पाए। तो इसलिए चौथे चरण के चुनाव में तो कोई उम्मीद समाजवादी पार्टी से ऐसी नहीं है कि वो कहीं इसमें परफॉर्मेंस करेगी। ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त बनाएगी और इसलिए माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही अच्छा परफॉर्मेंस ये करेगी, क्योंकि जनता को महीने का 2 बार मिलने वाला राशन और यहां जो मकान मिले हैं उसमें बिना जाति बिना धर्म के लोगों को मिले हैं जो ये मकान और सुविधा, इसमें मुस्लिम वर्ग को भी बड़ी संख्या में मकान मिले हैं, उज्ज्वला गैस मिली है और सम्मान निधि मिली है। इसके कारण आपको बता दूं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये घोषणा भी की है कि मुसलमान उस पार्टी को वोट करें जो कानून व्यवस्था अच्छी तरह कायम करती है। तो इशारा किधर है ये समझ में आता है और इसलिए ये माना जा रहा है कि अब जाति आधार पर ये वोट नहीं पड़ेगा। इस चौथे चरण में कम से कम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, लोग जो है योगी जी के चेहरे पर वोट करेंगे। योगी जी की जो योजनाएं जमीनी स्तर पर उतारी गई हैं, जो गरीबों के लिए कल्याणकारी नीतियां योगी जी ने दी हैं, उसको लोग सराह रहे हैं। और इसलिए हमने देखा कि प्रियंका गांधी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव, अब वो बौखलाहट भरी बातें करने लगे हैं। वो कहते हैं साहब नमक पे बात करने से क्या होगा, राशन से क्या होने वाला है, 2000 रुपए खाते में डालने से क्या होने वाला है। मतलब अब सारी योजनाओं पर आप सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब आपको ये पता लगने लगा है अब विपक्ष को कि योगी जी के द्वारा जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं और आम जनता के लिए विकास, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो की गई, कहीं ना कहीं उसका असर जमीन पर, धरातल पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जैसा हमने पिछले 3 चरण में देखा, चौथे चरण में भी जनता का जो वोट है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर,
महीने में 2 बार मिलने वाला राशन, जो कि ईमानदारी से, क्योंकि पहली सरकारों में ये केवल डीलर लोग बेच के खा जाया करते थे, गरीब का हक मारा जाता था, जिसके आधार पर आज जनता कहती है कि जैसा अब सरकार की तरफ से मदद मिली ऐसी तो कभी नहीं मिली। ये तो इतिहास है, क्योंकि दाल कभी नहीं मिली, तेल कभी नहीं मिला, नमक कभी नहीं मिला। ये मूलभूत सुविधाएं, यानी बारीकी से ध्यान रखा गया जनता का, और इसका लाभ आपको बता दूं जरूर योगी आदित्यनाथ जी को मिलने जा रहा है, ऐसा अनुमान लगता है। वंदे मातरम।